वो किसी भी कीमत पर प्रशासन को अपने हाथों में नहीं लेना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि कंपनी प्रशासकीय हो जाए। पीछे तर्क भी था कि अगर प्रशासन अपने हाथों में ले लिया गया तो व्यापार में नुकसान होगा। यानी आप जो व्यापार से धन अर्जित कर रहे हैं वो धन आपको प्रशासन में भी लगाना पड़ेगा, यानी जो दीवानी आपको प्राप्त हुई। तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक कंपनी है वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका नुकसान हो व्यापार में। वो व्यापार के लाभ को ही देखेगी। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, इसको मना कर दिया। ठीक। 1764 बक्सर युद्ध की विजय, 1765 का काल मीर जाफर, जिसे बक्सर युद्ध के बाद पुनः नवाब बनाया गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके नाबालिग पुत्र नाज़िबुद्दौला को शासक बनाया गया बंगाल का। ठीक है। अल्प वयस्क मतलब अभी वह बालक है, वो वयस्क नहीं हुआ है। नजीबुद्दौला को सुल्तान बना दिया गया, लेकिन एक अल्प वयस्क बालक शासन कैसे करेगा, यह भी एक समस्या है। उसे क्या पता है कि शासक क्या होता, अभी तो इसे यह भी नहीं पता शासक होता क्या है, उसको करना क्या है। तो क्या किया गया, 2 उप नवाब बना दिए गए। ठीक। 2 उप नवाबों की रूपरेखा तैयार कर दी गई। यानी उस नवाब के कार्यभार को देखने के लिए 2 उप नवाबों की व्यवस्था बना दी गई। जैसे वर्तमान समय में राजनीतिक परिदृश्य में देखिए, किसी राज्य में जब कोई चुनाव जीता जाता है तो ये आम चलन हो गया है कि एक मुख्यमंत्री के साथ 2 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। कई राज्यों में देखिए ये चलन है, आपके उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। ठीक है ना। वर्तमान में ये व्यवस्था बनाई गई है कि लोगों को खुश रखा जाए। ठीक। यहां ये व्यवस्था बनाई गई थी क्योंकि नवाब है अभी बालक, तो उसके कार्यभार को, क्योंकि जो साम्राज्य है बंगाल का वो बड़ा है, तो उस कार्यभार को देखने के लिए 2 उप नवाबों की व्यवस्था बनाएगी कि ये देखेंगे। ठीक है। कंपनी ने किया क्या, जो प्रशासन है वो नवाब को सौंप दिया और राजस्व कंपनी के पास रही। इसके पीछे कारण भी है। एक कारण तो यह है कि अगर प्रशासन हाथ में ले लिया जाए तो व्यापार में समस्या होगी, क्योंकि अब दोहरा काम हो गया। दूसरी चीज यह है कि अगर प्रशासन हाथ में ले लिया जाए तो लोग आपका विरोध करने लगेंगे, यानी जो यूरोपीय हैं, खासकर फ्रांसीसी, वो विरोध करने लगेंगे कि आप राजा बन गए। उनसे भी बचना है। ठीक। उनका पूरा फोकस राजस्व है, क्योंकि यहीं से आमदनी होनी है। तो जो आमदनी का बेस है उसने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया और प्रशासन नवाब को दे दिया। लेकिन नवाब प्रशासन को चलाएगा कैसे, राजस्व तो अंग्रेजों के पास है, यानी जो धन आएगा वो कंपनी के पास आएगा, शासक कैसे चलाएगा। तो इन्होंने एक व्यवस्था, क्लाइव ने एक व्यवस्था बनाई कि नवाब को 53 लाख रुपए
प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 53 लाख रुपए प्रतिवर्ष, यानी उतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए 53 लाख रुपए, ये रकम पर्याप्त नहीं है, ये बहुत सीमित रकम है अगर व्यवस्थाओं को देखें, क्योंकि इसमें क्या क्या है, प्रशासन में पुलिस आ गई और जो उसके मंत्री हैं और जनता की जो जरूरतें हैं सब कुछ उसमें आ गया। ठीक है, केवल एक राजस्व और विदेश, ये दो चीजें कंपनी ने अपने पास रखी। विदेशी मामले, ना आप किसी दूसरे से संधि करेंगे, ना अपने यहां आप किसी विदेशी को रखेंगे। बक्सर युद्ध में ये पहली शर्त है कंपनी की कि किसी भी विदेशी को आप अपने राज्य में आने नहीं देंगे, न रखेंगे। फ्रांसीसी और डचों को दूर करने का यह प्रयास किया गया। ठीक, 53 लाख रुपए प्रतिवर्ष तय किया गया कि नवाब को मिलेंगे प्रशासन चलाने के लिए, लेकिन 2 वर्ष बाद इस रकम को घटा के 32 लाख कर दिया गया। 2 वर्ष बाद ही इसे घटाकर 32 लाख कर दिया गया। अब अंग्रेजों ने क्या गणित लगाया है, क्या जोड़ा है, क्या घटाया है, ये तो इतिहास में कहीं नहीं लिखा। या उन्हें ये लगा कि 53 लाख हम ज्यादा दे रहे हैं, इतने में ही काम चल सकता है, तो इतना दे दिया। उन्होंने धन दे दिया नवाब को। अब ये नवाब की जिम्मेदारी है कि वो अपना प्रशासन कैसे चलाएगा। ये अब अंग्रेजों का हेडेक नहीं है। ठीक है, उनका जो राजस्व मिलना है उस क्षेत्रों से वो मिल रहा है। द्वैध शासन, ये व्यवस्था करने के पीछे क्लाइव की मंशा क्या थी, इस पे थोड़ी चर्चा कर लें कि आखिर क्लाइव की मंशा थी क्या, उसने ये व्यवस्था क्यों लागू की। एक बात तो यह है कि कंपनी के डायरेक्टर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे, एक मत तो यह है। दूसरा मत यह है कि उनके पास योग्य कर्मचारियों की कमी है। बात समझिए, योग्य कर्मचारियों की कमी है। प्रश्न ये उठ सकता है कि शासक के पास भी तो कर्मचारी थे जब तक अंग्रेज नहीं है। आप ये प्रश्न उठा सकते हो कि इससे पहले भी प्रशासन जो शासक था उसके पास कर्मचारी थे। तो यानी अंग्रेजों को भारतीय कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो अपने शासक का ना हो सका वो अंग्रेजों का क्या होगा। मूल समस्या तो यही है ना। प्लासी और बक्सर के युद्ध ने यह तय कर दिया ना कि यहाँ पे कोई किसी का हितैषी नहीं है, तो उन्हीं पे भरोसा कैसे किया जाए। योग्य कर्मचारी, बात समझिए, कर्मचारियों के पहले योग्य लगा है, योग्यता जरूरी है। यानी अंग्रेजों की डिक्शनरी में यह बात स्पष्ट है कि योग्य कर्मचारी होना चाहिए जो उस कार्य को भली भांति कर सके, क्योंकि योग्यता नहीं होगी तो राजस्व में नुकसान होगा। आप अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी और नुकसान किसे होगा, कंपनी को। ठीक है। यस सर। दूसरी चीज कि अंग्रेज यह दिखाना नहीं चाहते थे कि बंगाल पर उन्होंने अधिकार कर लिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अवध को और मुगल बादशाह को पराजित कर दिया तो सब कुछ जीत लिया। अभी बहुत लोग हैं, ठीक है ना, मराठों का उत्कर्ष भी है। तो अंग्रेज ये बिल्कुल दिखाना नहीं चाहते थे
क्योंकि समस्या केवल भारत की नहीं है, ये बात यूरोप की भी है। क्योंकि विश्व के किस कोने में क्या हो रहा है यूरोप तक खबर जा रही है, इसकी प्रतिक्रिया वहां भी हो सकती है। तो क्लाइव बिल्कुल नहीं चाहता कि बंगाल पर विजय करके हम किसी समस्या में फंस जाएं। अभी समस्या से बचना है, क्योंकि अभी अंग्रेजों की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं हो गई कि वो सब कुछ हड़प ले। ठीक है, इससे भी बचना है। ब्रिटेन की जो राजनीतिक स्थिति है, राजा तो है लेकिन वहां पे संसद महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में आज भी शासक है, राजा है, उसका महत्व भी है, लेकिन ब्रिटेन में सबसे महत्वपूर्ण बॉडी कौन सी है? संसद, और ये निर्णय लेती है। तो क्लाइव ने सोचा कि अगर बंगाल को हस्तगत कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में संसद की प्रक्रिया कंपनी के विरोध में हो सकती है, यानी फिर कंपनी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि सरकार कंपनी को सुविधा दे रही है, सरकार पूरी तरह सपोर्ट कर रही है कंपनी को, क्योंकि वह एक व्यापारिक कंपनी है। अगर कंपनी राजा बन गई तो संसद का हस्तक्षेप जरूर होगा, क्योंकि संसद ये कभी नहीं चाहती कि कोई एक और आ जाए, क्योंकि ब्रिटेन का एक ही राजा है, दो नहीं, ठीक है ना, और ब्रिटेन के राजा के अधीन ही सब कुछ है। ठीक, तो स्थितियां क्या है? ये स्थितियां थी जिसकी वजह से द्वैध शासन स्थापित करने का काम किया गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम जो सबसे पहली चीज हुई द्वैध शासन में, वो थी अराजकता। बंगाल में अराजकता का फैल जाना। अब अराजकता क्यों फैल गई? आखिर ऐसी चीजें हुई क्या? क्योंकि बंगाल में देखने के लिए तो केवल एक बॉडी है, नवाब, एक और है यानी अंग्रेज। इस काल में ये तो बताया गया कि यही सब कुछ है, लेकिन सारी शक्तियां किसके पास हैं? दोहरी शासन व्यवस्था। द्वैत शासन का मतलब है दोहरी शासन व्यवस्था, कि एक ही पैरेलल में दो शासन व्यवस्था चल रही है, दोनों की। अब समस्या किसे हो रही है? जनता को, ठीक है ना। अब जनता को समस्या है, क्योंकि सब कुछ जनता को ही देना है, जो भी चीजें होंगी वो जनता के ही ऊपर लागू होंगी। अंग्रेजों को कुछ चाहिए तो भी जनता से, और अगर नवाब को कुछ चाहिए तो भी जनता से। तो परिस्थितियां क्या हुई कि बंगाल में अराजकता फैल गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई? नवाब के अधिकारी और अंग्रेज जो अधिकारी हैं उनके झगड़े बढ़ गए। ठीक है, ऐसे समझिए इस चीज को कि जिस व्यक्ति के पास नवाब का अधिकारी गया है वहीं पे अंग्रेज अधिकारी भी पहुंचा है। लेना तो एक ही से है ना। यस सर। भाई राजस्व तो आपने कर दिया कि राजस्व मैं लूंगा, और नवाब को आपने कह दिया 32 लाख दूंगा। अब 32 लाख में सारे खर्चे थोड़ी ना चलेंगे, नवाब को भी तो धन चाहिए। तो जिससे अंग्रेज धन ले रहे हैं, चाहे वो किसान हो
चाहे वहां की जनता हो, उससे अब नवाब के अधिकारी भी कर वसूल रहे हैं। समस्या क्या हुई कि एक बार अगर कर दे दिया गया तो दोबारा दिया जाएगा? तो अंग्रेज अधिकारी तो कर ले रहे हैं और नवाब के अधिकारी नहीं पा रहे हैं या बड़ी मुश्किल से पा रहे हैं। तो समस्या क्या हो गई कि दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए कि कर कौन वसूलेगा। भाई अंग्रेज तो यही कह रहा है ना कि ये अधिकार मेरा है, लेकिन नवाब को भी तो प्रशासन चलाना है, उसके लिए भी धन चाहिए। तो अब समस्या क्या हो गई कि दोनों के मध्य झगड़े शुरू हो गए, जिससे जनता के कष्टों की वृद्धि हो गई बंगाल में। ठीक है, क्योंकि लूटा तो उन्हीं को जा रहा है। एक लूट के गया, दूसरा पहुंच गया लूटने, और दोनों को चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि उसके पास है कितना कि वो दे पाए, ये भी एक समस्या है। इस व्यवस्था ने बंगाल को उजाड़ दिया। समस्या केवल इतनी ही नहीं हुई, इस काल में बंगाल में अकाल पड़ गया। ठीक है, इस काल में बंगाल में अकाल पड़ गया, क्योंकि यह व्यवस्था जब तक वारेन हेस्टिंग का काल नहीं है तब तक ये व्यवस्था रही। ठीक है, बंगाल में इस समय क्या पड़ गया? अकाल। लेकिन अंग्रेजों को कर चाहिए और नवाब को भी कर चाहिए। तो जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो कर कहां से दें? इतिहास में कहा गया है कि इस दौरान बंगाल के लोगों ने ठीक है, यानी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और करों को भरने के लिए अपने संतानों तक को बेच दिया। अब इतिहास में ये बातें कही गई है बेटा, उस काल के इतिहासकारों ने इसकी चर्चा की है। मैंने कहा ना कि आप इसे कितना सत्य मानेंगे ये आपके ऊपर है। लेकिन जो परिस्थिति पड़ी है, जहां खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है और कर देना है, वहां पे स्थिति क्या हो गई कि मजबूरन लोगों को अपनी संतानों को बेचना पड़ गया। अब आप उस भयावह स्थिति को सोचिए, कितना दुखद स्थिति रहा होगा। कृषि उपज ये भी घट गई। अकाल की वजह से जो कृषि उपज है वो भी घट गई, यानी जो उपज होती थी बंगाल में वो आधी या आधी से कम हो गई। तो इसका नुकसान राजस्व को किसे हुआ? कंपनी को। इसका नुकसान कंपनी को भी हुआ, राजस्व का नुकसान। जब पैदावार घट जाएगी तो यानी आपका राजस्व वहीं से आ रहा है, तो आपका राजस्व भी कम हो गया। यानी जो ये व्यवस्था बनाने के पीछे जो आपका तर्क था कि हमारी चीजें बचेंगी, वो भी नुकसानदायक हुई। इस व्यवस्था ने कंपनी को कोई विशेष लाभ नहीं दिया। कंपनी का लाभ बराबर ही रहा, कोई लाभ ही नहीं हुआ कंपनी को विशेष। क्लाइव ने जो सोचा था कि प्रशासन नवाब को दे देंगे, राजस्व अपने हाथ में रहेगा और हमको चीजें मिलती रहेंगी, हमको किसी को कुछ नहीं देना है, तो लाभ ही लाभ है। लेकिन समस्या जो आई, उसने क्या किया? कंपनी के लाभ को कम कर दिया। यानी इस व्यवस्था ने कंपनी को कोई लाभ। ठीक, बंगाल के उद्योग, बंगाल का जो उद्योग था उसको भी हानि हुई। इस काल में बंगाल का सबसे प्रमुख उद्योग क्या था?
और जब आप बंगाल की बात करोगे तो ये जो चर्चा हो रही है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है या क्षेत्र, वो बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, इसको तो समझिएगा बेटा। जो चर्चाएं हो रही है बंगाल के बारे में और इसकी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस समय वर्तमान में वो बांग्लादेश के पास है, यानी बंटवारे के बाद। ठीक है, केवल एक कलकत्ता, हुगली, ये सब चीजें आपके पास हैं। ठीक, नहीं तो मुर्शिदाबाद, चटगांव या जो भी आप महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र आया, वो सब बांग्लादेश में है। बंगाल का जो उद्योग था उसे हानि हुई। ठीक है, मैनचेस्टर का जिक्र आया था जब आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रही थी। मैनचेस्टर रेशमी कपड़ा उद्योग और बंगाल सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग या साड़ी उद्योग में वर्तमान में किस राष्ट्र की बात होती है? सूती वस्त्र उद्योग, याद रखिएगा। और आपके भारत की एक कंपनी है रेमंड, इसका मुख्य वहीं पे है। ठीक, अब चीजों को समझिए। मैनचेस्टर जो हब है इंग्लैंड में रेशमी वस्त्र उद्योग का, और उसका मुकाबला है भारत के सूती वस्त्र उद्योग यानी बंगाल के सूती वस्त्र उद्योग से। लेकिन इसके सामने ये टिक ही नहीं पा रहा है। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली के साथ साथ इस व्यवस्था को भी अंग्रेजों ने बनाया कि कैसे हमारा जो रेशमी उद्योग है, वस्त्र उद्योग, उसको भारत में स्टैंड किया जाए। और उसके लिए करना क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग को समाप्त करना होगा। ठीक है, तभी आप यहां स्टैंड होंगे। व्यापार में जब तक आप अपने प्रतिद्वंदी को नहीं हटाएंगे, इतिहास में भी यही है ना कि जब तक आप अपने प्रतिद्वंदी को नहीं हटाएंगे आप नहीं आ सकते। तो स्थितियां क्या हुई कि सूती वस्त्र उद्योग पर अब ध्यान केंद्रित हुआ कि इसे किस प्रकार से कम किया जाए। ठीक है, चलिए, ये चीजें हुई। और आपको मैंने बताया 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। जब वारेन हेस्टिंग की बात आएगी, चर्चा कर लेते हैं क्लाइव की थोड़ी सी, क्योंकि इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आखिर क्लाइव के साथ हुआ क्या? एक प्रश्न केवल ये आता है कि आखिर क्लाइव के साथ हुआ क्या? 1757 से 60 और 1764 से ये उसका प्रारंभिक काल और द्वितीय काल, दो काल है क्लाइव का। 1757 से 1760 तक उसने क्या किया, इसकी चर्चा आपके सामने हो चुकी। प्लासी के युद्ध में उसकी क्या भूमिका थी और भारत में या बंगाल में कंपनी को स्थापित उसने कैसे किया, ये आपने पढ़ा। ठीक, 64 से 67 के बीच उसकी स्थिति क्या थी? उसने द्वैत शासन लगाया। पहली चीज कि बंगाल का प्रशासन कैसे चलेगा उसकी व्यवस्था बनाई। और क्या किया उसने सुधारों में? तो पहली चीज ये किया कि जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी
निजी व्यापार करते थे, इस पे रोक लगाने का प्रयास किया। ठीक है, ये दौर तो आपका 1772 के बाद पूरी तरह हो गया, लेकिन उसने ये प्रयास किया कि जो निजी व्यापार किया जा रहा है उस पे रोक लगे। उपहार, आपने पढ़ा, इसने भी लिया था उपहार। ठीक है, क्लाइव ने भी उपहार लिया था धन के रूप में। वस्तुओं की बात तो छोड़ दीजिए, इतिहास में वस्तुओं का जिक्र नहीं, लेकिन धन का तो है। उपहार, इसने क्या कहा इस काल में कि अगर कोई कर्मचारी कोई उपहार प्राप्त करता है तो उसे दर्ज कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ले लीजिए, उसे आपको दर्ज कराना पड़ेगा कि आप इस व्यक्ति से ये उपहार ले रहे हैं, यानी पता रहे कि किसको क्या उपहार मिला। ठीक, बेटा जो पूछा जाता है ये है। ठीक है, जो पूछा जाता है ये सब है। लॉर्ड क्लाइव फंड ये है क्या, और ये पहली बार है उस काल में कि किसी अंग्रेज अधिकारी ने ये सोचा है। उसने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव फंड की स्थापना की। ठीक है, इसका काम क्या था, युद्ध में मारे गए सैनिक, ठीक, सेवानिवृत्त या घायल, ये समस्यात्मक बात कर रहा हूं, यानी सैनिकों की कोई समस्या है, पारिवारिक समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए उसने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव फंड की स्थापना की, जिसके द्वारा ऐसे सैनिकों की सहायता की जा सके। ठीक है, ये भी चीज आपकी हो गई। चलिए सैन्य सुधार, एक और देख लीजिए, सैन्य सुधार। एक ये क्वेश्चन और एक ये, दो चीजें दिमाग में रखिए। सैन्य सुधार, दोहरा भत्ता, दोहरा भत्ता इसको समझ लें। दोहरा भत्ता युद्ध और शांति, दोहरा भत्ता समझिए। शांति काल में भी भत्ता मिलता था सैनिकों को, और युद्ध काल में विशेष भत्ता मिलता था। क्लाइव ने क्या किया, इस भत्ते को समाप्त कर दिया। इस चीज के लिए इसकी बड़ी आलोचना हुई, इस चीज के लिए इसकी बड़ी आलोचना हुई, लेकिन इतिहासकार प्रशंसा भी करते हैं। उसने एक रूपता ला दी कि अब एक ही भत्ता मिलेगा, दो नहीं। ठीक है, चलिए इतना ही रहने दीजिए, लेकिन चलिए अभी सर 15-20 मिनट। अरे अभी और है, अभी तो कलकत्ता, हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। कलकत्ता काउंसिल को भंग करना, जो कलकत्ता काउंसिल की स्थापना हुई थी और उसमें जो भारतीय थे वो भ्रष्ट हो गए। ठीक है, और आपस में उनके झगड़े ही होते थे, यानी जिस पर्पज के लिए इसकी व्यवस्था हुई थी वो पर्पज नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या किया, इसे भंग कर कर यहाँ पर अंग्रेजों को बैठा दिया। जब आप बात करते हो ना कि उसके पास योग्य कर्मचारी नहीं थे, ठीक, यहीं पे आप देख लीजिए, अवसर मिला है भारतीयों को कि वो कुछ कर सके, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भ्रष्टता, धन कमाने का प्रयास। मैंने आपसे कहा इतिहास में यही आपको शुरू से अभी आखिरी तक मिलेगा, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, कि हम हाथ किए बैठे हुए हैं, जो चाहे हमें खरीद सकता है। अगर आप
सामान्य भाषा में करें। तो क्लाइव के ये कार्य रहे। जो आपका अगला टॉपिक था महाराजा रणजीत सिंह 1761। तो बोला है क्या? 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठे पराजित हुए और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। यानी उत्तर का जो क्षेत्र है, दिल्ली से पंजाब से लेकर, ठीक है, जो भी क्षेत्र है उस पर किसका अधिकार हो गया? अफगानियों का। अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक, ठीक। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जब वापस अफगान गया तो सिखों ने क्या किया? पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर अधिकार कर लिया, ठीक। इस काल में पंजाब में 12 मिसलें थी, जिसे आप ग्रुप कह लीजिए, इंग्लिश में आप कह लीजिए ग्रुप, लेकिन वहां मिसले बोला जाता था, छोटे छोटे गुट, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो पंजाब का जो शासन व्यवस्था थी वो 12 मिसलों में विभाजित थी, ठीक। वहां मिसले बोला जाता था, और ये मिसले केवल एक ही चीज से एक दूसरे से अटैच थी, वो था खालसा। खालसा, खालसा पंथ है, याद रखिएगा, सिख धर्म में सबसे महत्वपूर्ण। और उसका मुख्यालय क्या है आपका? ठीक। यानी केवल एक चीज इन मिसलों को एक साथ जोड़े हुई है, वो है खालसा, वरना इनकी पूरी व्यवस्था अलग अलग है, मान्यताएं अलग अलग है, प्रशासन की व्यवस्था अलग अलग है। तो स्थितियां क्या हुई? पंजाब 12 मिसलें, अलग अलग व्यवस्था। इन मिसलों को एक करने का काम रणजीत सिंह ने किया, ठीक। 1780, अगर आप इनका जन्म पूछिए 2 नवंबर, जन्म की भी बात कुछ लोग कर लेते हैं जी, 2 नवंबर। अब मैंने आपसे क्या कहा, इतिहास में आप कई चीज पाएंगे, ये एग्जैक्ट आपका 2 नवंबर 1780 है, ठीक है ना। जब आप सिख इतिहास को, सिख ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां ये डेट मिलता है आपको, आपके बुक में होगा ना 13 नवंबर। चलिए दोनों याद रखिए, क्या करिएगा। ठीक, ये भी प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि वो किस मिस्र का था। तो रणजीत सिंह का मिस्र था सुकुर चकिया, और उसके पिता का नाम था महासिंह। 12 मिसलों में सुकुर चकिया की स्थिति काफी अच्छी थी, ठीक। ये प्रभावशाली मिस्र थी, ठीक है। 18 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह को, बहुत से जगहों में 16 वर्ष भी लिखा है, तो आप इसे कहिए 16 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य रणजीत सिंह को सुकुर चकिया का प्रशासन मिला, उसके पिता के उपरांत, ठीक। समस्या यह थी कि वह एक विस्तृत साम्राज्य चाहता था, महत्वाकांक्षा समझिए।
और ये तभी संभव होता है जब 12 मिसलें एक हो जाए। जब 12 के 12 मिसलें एक हो जाएं, तभी एक विस्तृत और मजबूत साम्राज्य बनेगा। तो यानी अगर आपको एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करना है तो इन मिसलों को आपको पराजित करना पड़ेगा, अपनी अधीनता में लाना पड़ेगा, तभी ये संभव है। ठीक है। 1798 का काल, जमान शाह अफगान शासक, यानी अहमद शाह अब्दाली का पोता, इसने क्या किया है? यह पंजाब के अभियान पे निकला है। पंजाब को यानी उन क्षेत्रों को पुनः जीतने के लिए निकला है जो क्षेत्र उसके दादा के अधीन थे। ठीक है। स्थिति क्या हुई कि उसने उन क्षेत्रों को जीत लिया, लेकिन इसी दौरान काबुल में विद्रोह हो गया। जब इसकी सूचना जमान शाह को मिली तो उसने क्या किया? अपने अभियान को रोका और काबुल की तरफ लौट गया। इतिहास में कहा जाता है कि जब उसकी सेना को पार कर रही थी तो उसकी 12 तोपें कीचड़ में फंस गई। ठीक है। लेकिन वह इतनी जल्दी में था कि उसने इन्हें निकालने का प्रयास, रणजीत सिंह ने उसे आश्वासन दिया कि वह इनको काबुल यानी अफगान पहुंचा देगा शासक के पास। और शासक ने रणजीत सिंह से क्या कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लाहौर का शासक बना दिया जाएगा, जो लाहौर और पंजाब उसने जीता था। एक समझौता हुआ दोनों के बीच कि 12 तोपें जो आपकी कीचड़ में फंस गई उन्हें मैं काबुल आपकी सेवा में पहुंचा दूंगा। और जमान शाह ने बदले में क्या कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें लाहौर का शासक बना देंगे। रणजीत सिंह ने ऐसा ही किया और बदले में उसे लाहौर का शासक बना दिया। स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। एक छोटे से कार्य द्वारा भी आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यहां ये सीख मिली है। एक छोटा ही कार्य है, वो भी कर सकता था। वो चाहता तो अपनी 500,000 की सेना छोड़ जाता कि निकाल के लेकर आओ, लेकिन उसे अपनी सत्ता बचानी थी, वहां सेना की जरूरत थी। और रणजीत सिंह को अपनी सत्ता बनानी थी तो उसने वो कार्य कर दिया और बदले में उसे लाहौर की शासन मिल गया, गद्दी मिल गई। लाहौर का शासक बनने के उपरांत उसकी दृष्टि पंजाब पर ही है। यानी पंजाब पर एक छत्र राज करने का विचार, और उसके लिए मिसलों को हराना आवश्यक है। आप जब तक उसे हराएंगे नहीं तब तक आप, तो उसने क्या किया? जो मिसलें हैं अभी छोटी, जो उसका सामना कर ही नहीं सकती, उसने सबसे पहले इन मिसलों पे ध्यान दिया। बेटा नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, 2 हो गया। फांगी गुजरात,
वजीराबाद, वजीराबाद में आपका जोधपुर, नोट नहीं करना आप लोग को, मतलब ऐसे ही भेज दिया जाए। राजगढ़िया, ये छोटे छोटे मिसले थे जो उसके साम्राज्य से जुड़े हुए थे, जासा से। तो 1800 ईस्वी में, यानी वो लाहौर का शासक बन गया है। 1800 ईस्वी में हसीन का युद्ध, इस युद्ध में उसने क्या किया, इन 4 मिसलों पर आक्रमण कर दिया। भांगी, वजीराबाद और राजगढ़िया को उसने जीत लिया, लेकिन गुजरात को पूर्ण रूप से वह जीत नहीं सका। ठीक है। 1803 में अकालगढ़ का अभियान, 1803 में उसने क्या किया, अकालगढ़ का अभियान। अकालगढ़ का अभियान क्यों? मिस्र का सरदार, अकालगढ़ मिस्र का सरदार। 1803 में उसने अकालगढ़ पर अभियान अपना किया। उसके पीछे कारण था क्योंकि हुल सिंह ने साहिब सिंह का समर्थन किया था, उसे सहायता दी थी, जिसकी वजह से रणजीत सिंह गुजरात पर पूर्ण अधिकार नहीं कर सका। तो 1803 में अकालगढ़ पर भी उसने क्या किया, अधिकार कर लिया। और 1809 आते आते गुजरात पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया। ठीक। दालेवालिया, करोर सिंधिया, करोर सिंधिया, बहुत जगह संधिया लिखा है। ये जगह, ये मिसले हैं, ध्यान दीजिएगा। 1809 की बात हो रही है। फैजलपुरिया, दलेवालिया, करोर सिंधिया, फैजलपुरिया पर भी इसने क्या किया, अधिकार कर लिया। ठीक। क्योंकि बिना अधिकार किए आप अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि सिख एक लड़ाका जाति थी, वो चाहे छोटी हो या बड़ी मिस्ल हो, वो एक लड़ाका जाति थी। बिना लड़े उसे जीता नहीं जा सकता था। 1809 में उसने अमृतसर पर भी विजय प्राप्त कर ली। एक याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, अमृतसर किस मिस्र में आता था, भांगी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। मालव अभियान। ठीक, मालव अभियान। अगर आप सतलुज नदी देखें, ठीक है, तो ये ऊपर का हिस्सा जो मिसलें थी, रणजीत सिंह ने उस पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन नीचे का हिस्सा यानी पटियाला, आज आप पंजाब की स्थिति को देखें तो नदी, पंजाब मतलब 5 नदियों का राज्य। ठीक है, पन मतलब 5 और जाम मतलब नदियां, नदियों की बात होती है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे 5 नदियां बहती हों, उसी पे इसका नाम पंजाब रखा गया। यस सर।
तो अपने परिक्षेत्र में उसने सतलुज नदी के ऊपर के हिस्से में उसने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन नीचे के हिस्से में भी कुछ मिसलें हैं, महत्वपूर्ण मिसलें, जिसमें से पटियाला सबसे महत्वपूर्ण है। उनको भी जब तक इस क्षेत्र की मिसलों को अपने अधीन ना किया जाए तब तक साम्राज्य पूरा नहीं होगा। तो उसने क्या किया, पटियाला, नाभा, जिंद, थानेश्वर, ये महत्वपूर्ण मिसले हैं। जिंद आपका कहाँ पड़ता है बताइएगा, किस प्रदेश में? जिंद किस प्रदेश में पड़ता है? तैयारी कर रही हैं आप लोग? जी बिल्कुल सही, हरियाणा में। 1806 का प्रथम अभियान मालव अभियान है, ये पहला अभियान है 1806 में। देखिए, जब तक आपको परिस्थितियां नहीं मिलेंगी आप जा ही नहीं सकते। नाभा को समस्या है पटियाला से, खतरा। तो नाभा ने क्या किया, रणजीत सिंह से सहायता मांगी और रणजीत सिंह तैयार है, ठीक है। नाभा ने पटियाला के विरुद्ध रणजीत सिंह से सहायता मांगी और रणजीत सिंह नाभा की सहायता के लिए आ गया और उसने क्या किया, पटियाला को पराजित करते हुए उसे अपने अधीन कर लिया। बात को समझिएगा। नाभा, जिंद और थानेश्वर ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली बिना लड़े। यस सर। यानी उसे इन क्षेत्रों का अभियान नहीं करना पड़ा, इन तीनों क्षेत्रों ने उसकी अधीनता स्वयं स्वीकार कर ली, ठीक है। लेकिन उसे तो फिर वापस अपने क्षेत्र में जाना है, तो उसने क्या किया है कि इन मिसलों में जो शासक है, जो प्रधान है, उन्हें वो उसका शासन उन्हें लौटा दिया, इस शर्त पे कि वो रणजीत सिंह के अधीन कार्य करेंगे, ठीक है। 1807 का द्वितीय अभियान, पटियाला का द्वितीय अभियान। ठीक है, यस सर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सोचेंगे कि बताइए इस चीज के लिए रणजीत सिंह आए हैं। पटियाला में पति पत्नी के बीच झगड़ा है और इस पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के लिए महाराणा रणजीत सिंह को बुलाया गया। ये दूसरा अभियान है, कोई लड़ाई नहीं है। पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह लाहौर के शासक को बुलाया गया है कि वो समझौता कराएंगे और रणजीत सिंह को आना पड़ा और समझौता करना पड़ा। एक इंटरव्यू में ये इंटरेस्टिंग सवाल ये सर पूछा गया किसी से, ठीक है। यानी महाराजा पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के लिए क्यों आया, बात को समझिएगा। एक महाराजा अपने क्षेत्र में यानी उसके अधीन क्षेत्र में पति पत्नी के झगड़े के सुलझाने के लिए आ गया, क्यों, क्या जरूरत थी? क्योंकि ये सत्ता संघर्ष है, बात को समझिएगा। सत्ता का संघर्ष है, अपनी स्थिति को प्रमुख करने का संघर्ष है, तो उस राजा को दखल देना पड़ेगा क्योंकि चीजें उसके हाथ से निकल भी सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसके दरवाजे पे ये बैठे हुए हैं, किस चीज के लिए?
रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो भी झगड़े हुए, लड़ाइयां हुई, इसे लेकर, क्योंकि सिंध का क्षेत्र देखिए, अगर आप वर्तमान पाकिस्तान देखिए तो सिंध का क्षेत्र जो जुड़ा है वो आपके पेशावर, ठीक है, और आपके लाहौर, इसकी सीमा है, और ये भारत की सीमा है। और भारत में किसका इस समय अधिकार है? अंग्रेजों का, ठीक है। यस सर। तो रणजीत सिंह के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, अगर भारत में आना है, और अगर अंग्रेजों को अफगान जाना है या अफगान की कोई नीति करनी है तो सिंध उनके लिए भी जरूरी है। यस सर। और सिंध में अमीरों का शासन है, अमीर ही बोले जाता है, कोई नाम दर्ज नहीं है पर्टिकुलर कि यही है, अमीर ही बोला जाता है वहां पे, ठीक है। यस सर। और इनकी स्थिति यह है कि ये नहीं चाहते कि सिंध में किसी का हस्तक्षेप हो, लेकिन इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद। तो बृहद यानी एक साम्राज्य बना पंजाब, सभी मिसलों को मिलाकर, ठीक है। लाहौर, पेशावर और कश्मीर, ये उसके क्षेत्र हैं रणजीत सिंह के, ठीक है। एक मिस हुआ, आप लिख लें अंबाला, ठीक। अंबाला, फिरोजपुर, नारायणगढ़, ये भी मिसले हैं, लेकिन चूंकि इनके साथ युद्ध नहीं हुआ तो उसका जिक्र नहीं हो रहा है। फिरोजपुर, ये भी मिसले हैं, यानी सब उसके अधीन हो गए और एक बृहद पंजाब का शासन बना। प्रशासन में देख लीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही उसकी। सर्वोपरि कौन है प्रशासन में? राजा ही सर्वोपरि है, यानी बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक। चलिए प्रशासन की बात हो गई, उसका प्रशासन कैसा था? टाइम हो गया, नहीं रुकना है आपको, खाली यही शासन व्यवस्था ओके सर। जो शुरू हुआ है उसे खत्म करें, ठीक है। संघात्मक, उसका साम्राज्य 4 भागों में विभक्त था, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर। अगर आज इसको बंद कर दो बेटा, पढ़े